दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मदन मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज़ भारती। साथियों, काफ़ी अरसे बाद आप सबकी डिमांड पर महीनों बाद एक बार फिर से हम सुची जी को लेकर आए हैं, उन तमाम जानकारियों के साथ जो पिछले दिनों कहीं न कहीं आप सबने मिस किया और उन सभी मुद्दों पर हमारे साथ आज आपके तमाम सवाल जो पिछले दिनों किए गए थे, उन सभी सवालों के साथ मैं एक बार फिर से सुचि श्रीवास्तव जी का न्यूज़ भारती में स्वागत करता हूँ। सुचि जी, स्वागत है। थैंक यू। कैसे हैं आप? कोविड-19 के कारण मैं बिल्कुल आपको अच्छी हूँ। परेशानी तो नहीं हुई? जी। नहीं, कोई परेशानी नहीं। आपके सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। जी, धन्यवाद। और इसी से जुड़ा हमारा शुरुआती प्रश्न रहेगा कि देश को कितना क्षति पहुंचा कोविड-19 से? मोदी सरकार कितनी सफल हुई? कितनी मदद कर पाई जनता की? देखिए, अक्षम्य और अकल्पनीय क्षति मोदी सरकार ने जनता को पहुंचाई। जो नकली सपने और झूठे वादे दिखाकर वो सत्ता में आए, आप खुद देखिए पिछले 6 महीने में 5 बार सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं। पेट्रोल, डीजल सब सैकड़ा और सैकड़ा पार हो रहा है। आदमी की आय में कोई इजाफा नहीं हुआ है, बल्कि करोड़ों लोग अपना रोजगार गंवा चुके हैं। ढेर सारे स्टार्टअप्स खत्म हो गए, ढेर सारे एंटरप्रेन्योर्स बर्बाद हो गए, ढेर सारे एमएसएमईज जो 70% से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते थे वो नष्ट हो गए। अगर आप सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी का डेटा देखें तो सिर्फ इस कोविड काल के दौरान ही विगत 1.5 वर्षों में और सरकार की अदूरदर्शिता के चलते लगभग 1 करोड़ 80 लाख लोग अपना रोजगार गंवा चुके हैं। और इसके अतिरिक्त आप अन्य परिस्थितियों को भी देखें जो ऐतिहासिक दुर्गति है हमारी अर्थव्यवस्था की। यूपीए के समय में आर्थिक मोर्चे पर सरकार बहुत मजबूत थी। तो और इसके अलावा और जो मेन संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी क्रेडिबिलिटी में जो डिग्रेडेशन हुआ है, जुडिशरी जो कि एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है और जो जजेस को बाद में मलाईदार पदों की नियुक्ति के आधार पर उनसे मनमाने फैसले लेने की प्रक्रिया है, जर्नलिज्म जो देश की रीढ़ का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, उसमें एक पत्रकार को 14 घंटे के भीतर सुप्रीम कोर्ट जमानत दे और एक मजदूरों की याचिका हो जो महीनों तक धक्के खाते रहे, या आप ताजा तरीन फादर स्टैन स्वामी का उदाहरण लें, कितना अमानवीय कृत्य है। तो जो विरोध के दमन और विचार के भेद को मिटाने की कोशिश है, तो ये गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ संघ के फॉसिस्ट एजेंडा को एम्प्लीफाई करने का, उसको स्टैब्लिश करने का काम कर रही है। और इससे जो देश की एक इंक्लूसिव अप्रोच थी, एक जो ब्यूटी थी, जो हमारी डाइवर्सिटी थी, वो पूरी तरह मतलब तबाहो बर्बाद या निस्तनाबूद हो गई। और इसका असर लाखों करोड़ों लोगों पर पड़ा, क्योंकि एक इंटरनल टॉक्सिसिटी डेवलप हो गई, जो एक ये डिविसिव पॉलिटिक्स है, जो इनका एक पोलराइजेशन का एजेंडा है, जिसके तहत ये अपनी राजनीति मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी को सुरक्षित करते हैं। उसने देश को मतलब 70 साल में जो यहाँ तक देश आया था, 7 बरस में पूरा इसको नष्ट कर दिया है। इसके अलावा तमाम चीजों को जो बेच दिया है या बहुत सारी चीजों को प्राइवेटाइज कर दिया है। अब आप देखिए 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को जो बेचने की बात चल रही है, जिसमें 40,000 से ज्यादा कर्मी हैं। तो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के स्थिति में अब देश के साथ क्या होगा? एक और पाकिस्तान ड्रोन घुमा रहा है, दूसरी ओर चाइना के साथ विवाद है, अरुणाचल में 4.5 किलोमीटर तक गांव हो गया है। और ऐसी परिस्थितियों में क्रोनी कैपिटलिस्ट्स के पैरों में पूरे भारत को रख देना, बॉर्डर्स पर किसान बैठे हैं, किसानों को आतंकवादी घोषित कर देना, टेरर फंडिंग के एंगल से जोड़ देना, तो सरकार पूरी तरह तानाशाही पर उतारू है। मैं आपको किसान के मुद्दे पर ही लेके चलना चाहता हूँ। सुचि जी, किसान आंदोलन से क्या निकलेगा? आपको लगता है कि इसका कोई भविष्य है? आने वाले दिनों में देश के लोकतंत्र को और देशवासियों की जो इच्छा है, मन स्थिति है, इसमें कुछ इजाफा होगा? सरकार इसके प्रति चेतेगी या फिर किसान आंदोलन को और आक्रामक होना होगा? क्या किसान आंदोलन का आगे आप क्या भविष्य देखते हैं? आज 7 महीने पूरे हो गए हैं। पूरे देश की निगाह है उस पर। और बंगाल में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई, बिहार में जो दौड़ाकर भले ही सरकार उन्होंने बना ली, लेकिन परिस्थितियां क्या थी आपको ज्ञात है। तो किसान कृषि प्रधान देश है, आप उत्तर प्रदेश को लें या पूरे देश को लें, किसान ही बचा है, बाकी कोई हिस्सा अब बचा नहीं है। और किसान आंदोलन जिंदा रहेगा क्योंकि वो हर व्यक्ति से जुड़ा है। भाई, खाना पकाने में जितना समय लगता है उससे ज्यादा खाना खाने में जितना वक्त लगता है उससे ज्यादा उसको पकाने में लगता है, उससे कहीं ज्यादा उसको उगाने में लगता है।
तो वो एक ऐसा सेगमेंट है जिसके लिए हम सब लोग बहुत थैंकफुल हैं। हालांकि किसान आंदोलन की छवि को बिगाड़ने की सरकार के द्वारा लगातार कोशिश की गई, इसलिए मैंने कहा उसमें टेरर फंडिंग का एंगल आया, उसमें पाकिस्तान आया, उसमें आपका ये पॉप स्टार और पोर्न स्टार का एंगल आया, उसमें बैरिकेडिंग लगाई गई, उसमें देश के विरोध का, निसंगों के सिख वाला जो झंडा लाल किले का, उनको देशद्रोही बनाने का एंगल आया। वहां पर बैरिकेडिंग, जो गाजीपुर बॉर्डर पर जो लोनी विधायक हजारों गुंडों के साथ मौजूद हुए और पुलिस की मौजूदगी में जो उन्होंने टेंट, अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि मंच पर कब्जा करने की कोशिश, मगर किसान डटे हैं और देश के किसान इस सरकार के विरोध में वोट कर इस सरकार को यकीनन सबक देंगे, क्योंकि बाकी चीजों पर सरकार ने बहुत हद तक नियंत्रण कर लिया है। अब जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव आया तो देखिए साथ में सीबीआई भी आ गई, हो सकता अभी थोड़ा ईडी आएगी, फिर एनसीबी आएगी, फिर एनआईए आएगी, फिर एटीएस का भी एंगल आपने देखा लोनिया गाजियाबाद में। तो ये गवर्नमेंट एजेंसीज का जो दुरुपयोग है, जो जर्नलिज्म की तबाही है, जो जुडिशरी की बर्बादी है, इन सारे सिस्टमैटिक और स्ट्रेटेजिक अप्रोच के साथ जो देश को क्षति पहुंचाई है, इसका काट जो है ये किसान आंदोलन ही होगा यकीनन। आपने कहा कि तमाम संवैधानिक एजेंसियां जो हैं, जो जनता के प्रति उत्तरदायित्व थी या फिर देश की संवैधानिक व्यवस्था की एक पिलर की तरह थे, चाहे वो पत्रकारिता हो, ईडी हो, सीबीआई हो, इलेक्शन कमीशन हो, आपने तमाम बिंदुओं पर किसान आंदोलन से संबंधित सारी बातें कही। अगला प्रश्न हमारा है, सीबीआई का मामला जो आपने उठाया उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान, ये तो अब पुरानी बातें हो गई। अब मोदी सरकार में इस तरह के एजेंसियों के इस्तेमाल, दुरुपयोग जो विपक्षी पार्टियों के खिलाफ होता है, उस पर ज़्यादा बात ना ही करें तो हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि ये तो अब यूजलेस बातें हो गई। और हम बात करेंगे मोहन भागवत जी पर। मोहन भागवत जी वही व्यक्ति हैं जिनके पूर्वज ने 2 नेशन थ्योरी दिया था, और आज मोहन भागवत जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सभी धर्मों के एक ही डीएनए होने की बात कर रहे हैं। क्या मजबूरी आ गई? ये वो कैरेक्टर है कि मुंह में राम और बगल में नाथुराम। तो 2 नेशन थ्योरी या उनके पूर्वज या डीएनए की बात ही मत करिए, क्योंकि वो जो कहते हैं और उसको जब डिकोड किया जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फासिस्ट एजेंडा को इम्प्लीमेंट करते हैं, उनकी वॉइस को एम्पलीफाई करते हैं। उनकी बातों को बिल्कुल गंभीरता से ना लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि संघ का ये कहना हमेशा रहता है कि भाई हम एक साहित्यिक और सांस्कृतिक संगठन है। शुरू से उन्होंने अपनी राजनीति को इसी दिशा में बढ़ाया, आज तक उनके किसी चंदे का ऑडिट नहीं है। अभी भी देखिए ट्रस्ट में जो घोटाला मिला, उसके बाद भी उनके 2 शब्द उनके मुखारबिंद से नहीं निकले कि जो रामलला का चंदा खा रहे। पूर्व में भी निर्मोही अखाड़ा ने 1400 करोड़ का आरोप लगाया था, तब भी कुछ नहीं निकला। भाई संघ का ऑडिट क्यों नहीं होता? अभी भी बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड्स एंड मनी, खैर टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। तो हिंदुइज्म ये सनातन भारत की आत्मा है, और हिंदुत्व ये एक अग्रेसिव पॉलिटिकल एजेंडा है जिसको इस जनरेशन में एक सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ताकि सत्ता कुछ लोगों के हाथों में सुरक्षित रहे। आप देखिए ना, 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल और 1 किलो चने पर लाकर खड़ा कर दिया, कोई रोजगार नहीं डेवलप हुआ। 70 वर्षों की ऐतिहासिक बेरोजगारी है ना, ऐतिहासिक अर्थव्यवस्था के हालात, ऐतिहासिक तरीके से लोग परेशान हैं। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक ऐतिहासिक नोटबंदी की थी, एक ऐतिहासिक जीएसटी लागू किया था। तो मोहन भागवत पर बात करने के लिए मुझे नहीं लगता कुछ विशेष है। आज देश के ज्यादातर गवर्नर्स और ज्यादातर वाइस चांसलर्स यूनिवर्सिटीज के, और ढेर सारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभी तो संघ के मूल रूप से प्रचारक हैं। और संघ एक साहित्यिक और सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। तो संघ मेरी दृष्टि में एक कुटिल संगठन है जो एक सुनियोजित साजिश के तहत देश को तोड़ने का कार्य करती है, और जिसका धर्म से दूर दराज तक किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म सहिष्णुता पर आधारित है ना। उसमें हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है, उसमें आलोचना के लिए कोई स्थान नहीं है, वो सबको स्वीकार करता है। यू जस्ट गो थ्रू द लैंग्वेज ऑफ योगी आदित्यनाथ जी, आप देखिए उनके बयान देखिए, और वो जिस तरह से, आप भी विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया जी हिंदू हृदय सम्राट थे और Z+ सुरक्षा में रोते हुए पाए गए थे। उनसे बड़े हिंदू उसके बाद वो कोकजे साहब जिनको बनाया उनका पता ही नहीं चला। अभी ये नए हिंदू निकल के आए हैं चंपत राय, अब वो हटे हैं तो नए हिंदू है रज्जू भैया। तो हर जगह एक गार्बेज का भी एक अपना, ड्रेनेज का भी एक अपना सिस्टम है। मगर धर्म को बदनाम न करिए, धर्म को धूल धूसरित न करिए, धर्म को इतने स्वार्थी तत्वों से जोड़कर धर्म को कलंकित न करिए। वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, एक पॉलिटिकल एजेंडा है, वो धर्म की राह को दिखाकर अपने आर्थिक और तमाम सारे हितों को सिद्ध करते हैं, मैं उस पर सहमत हूं।
किंतु उनका वास्तव में इससे हमारे धर्म से कोई मतलब कोई ये दृष्टि में मेरी काल्पनिक है, क्योंकि ये मेरे धर्म का स्वरूप नहीं है। वो मतलब कुंठाग्रस्त है वो धर्म को लेकर, मुझे लगता है। सनातन बहुत शक्तिशाली है, कोई राम का उद्धार करे, उनके लिए घर को अरेंज करे, कोई मुकदमे काशी में करे, कोई मथुरा में करे, कोई हिंसक बयानबाजी करे, कोई वो सब्जी के ठेलों में भगवा झंडा लगा के अगर वो धर्म को सुरक्षित करते हैं तो मुझे लगता है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। धर्म मनुष्य को तारता है, मनुष्य धर्म को नहीं तार सकता। अगला सवाल है उत्तर प्रदेश चुनाव से संबंधित। जिस तरह से मोहन भागवत ने हिंदू मुस्लिम भाईचारा का राग अलापा है, और इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से धर्मांतरण की बातें जोर शोर से उठाई गई। हालांकि जो मामले बताए जा रहे हैं वो ऐसा बताया जा रहा है कि ये चीज़ें सालों से चल रही थी। तो आखिर सालों से चल रही थी तो क्या योगी आदित्यनाथ सरकार और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव का इंतजार कर रही थी? क्या तब तक धर्मांतरण हिंदू से मुस्लिम बनाने की प्रक्रिया को ध्यान नहीं दिया गया? क्या इस चुनाव में इसे भुनाने की मंशा से इसे रोके हुए थे? तो आपको क्या लगता है कि आने वाला जो अगला चुनाव होगा जनता का मुद्दा होगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। फिर से भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम ही करेगी। सरकार की मतलब मोदी सरकार की या योगी सरकार की कोई 3 उपलब्धियां बता दीजिए तो आप नहीं बता पाएंगे, यकीनन, क्योंकि है ही नहीं। अगर आप मुझसे बोले कि मैम कोई 30 नाकामियां बता दीजिए तो मैं आपको 300 नाकामियां बता दूंगी इस सरकार की, जिसके पास जनता के चुनाव में जाने के लिए कोई उपलब्धियां है ही नहीं, और जिनके पास एक फॉर्मूला है, दंगा कराना, धार्मिक विद्वेष फैलाना और अपने हितों को सिद्ध करना। और ये उनकी रटी रटाई पॉलिसी है। वो किस किस क्या लेके जाएंगे? ये मैंने बताया ना, वो ऐतिहासिक जीएसटी ले जाएंगे, एमएसएमईज की दुर्गति ले जाएंगे, है ना, स्टार्टअप्स को ले जाएंगे, एंटरप्रेन्योरशिप को ले जाएंगे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी रैंकिंग को ले जाएंगे, किसानों की दुर्गति को ले जाएंगे, गन्ना के भुगतान को ले जाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा को ले जाएंगे, एनसीआरबी के डेटा को ले जाएंगे। वो किस विषय को ले जाएंगे, है ना, उन्नत किस्मों को बीज को ले जाएंगे, कृषि यंत्रों उपकरणों पर जो उन्होंने जो जीएसटी लगाया उसको ले जाएंगे, ये 3 काले कानून लाए हैं उसको ले जाएंगे, हाथरस के गैंगरेप के केस को ले जाएंगे, वो क्या कमलेश तिवारी हत्याकांड ले जाएंगे, विवेक तिवारी हत्याकांड ले जाएंगे, दलितों पर हिंसा ले जाएंगे, आदिवासियों पर हिंसा ले जाएंगे, अल्पसंख्यकों का अत्याचार ले जाएंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का दुरुपयोग ले जाएंगे, एनकाउंटर की पॉलिसी ले जाएंगे, मानवाधिकार आयोग के लगातार दखल को ले जाएंगे, हाईकोर्ट ने तमाम विषयों को संज्ञान में लिया उसको ले जाएंगे। अरे मुंह काला है उनका, वो क्या लेके जाएंगे जनता के बीच? वो सिर्फ और सिर्फ चिंतन शिविर, ये शिविर वो शिविर, धर्म के विभेद और उसके विभत्स स्वरूप को लेकर लोगों को भड़काने का काम करेंगे, और वही उनका एजेंडा है और वो उसी पर चलते हैं। और वही, चूंकि सरकार पूरी तरह फेल है उत्तर प्रदेश की, और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सिवाय सद्भाव नष्ट होने के, ठोको पॉलिटिक्स और एनकाउंटर नीति को अप्लाई करने के अलावा उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं हुआ। तो जब कुछ हुआ नहीं तो अब संघ के भरोसे हैं, क्योंकि वो 24 से 22 को देख रही है, तो दुरुपयोग करेंगे प्रशासन का, मशीनरी का, धांधली करेंगे जैसे जिला पंचायत में करी, धन बल मन माफिया मीडिया सब कुछ यूज करेंगे, जैसा अभी हुआ पंचायत चुनाव और पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में, जो 3 दिन बाद होगा ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में। राफेल विमान घोटाला एक बार फिर से उत्तर प्रदेश चुनाव सामने है, और एक बार फिर से राफेल घोटाले का जिन बाहर आया। मैं ये नहीं पूछूंगा कि मोदी सरकार क्या कर रही है, ये तो हम सब देख रहे हैं, देश की जनता देख रही है। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ आपसे कि जिस तरीके से जो मैंडेट मोदी सरकार को मिली है, कहीं ना कहीं अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, जब इस घोटाले की बू आई थी देश में, उस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी, और मुझे जहाँ तक पता है कि अभी जितनी बहुमत है, इससे भी बड़ी बहुमत उस समय की राजीव गांधी जी की सरकार को मिली हुई थी। इसके बावजूद देश की मीडिया, देश की जांच एजेंसियां जमकर रिपोर्टिंग की, मीडिया और जमकर छानबीन किए तमाम जो जांच एजेंसियां, तब और अब अगस्ता वर्सेज राफाल, क्या डिफरेंसेज आप पाती हैं? धुआं धुआं था, बोफोर्स भी धुआं धुआं था, कहीं कुछ सिद्ध नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी, अब मैंने कहा ना, झूठ बोलने की फैक्ट्री है भारतीय जनता पार्टी। वही मिस्टर पात्रा, आपने देखा था 14 के चुनाव के पहले लंबी लंबी डिजिट्स बताते थे, आज कहाँ है? रॉबर्ट वाड्रा साहब को लंबी लंबी चीजों से जोड़ते थे, आज कहाँ है? कभी वॉलमार्ट, कभी, मतलब इतने ये लोग झूठे और इतने फ्रॉड किस्म के लोग हैं कि अपने खुद के तथ्य कहे हुए ही अगर दोबारा सुने तो ट्रिलियन के जीरो मिस हो जाते हैं।
तब उन्हें 4 लाख इंटू 4 लाख का, फिर वो अभी देखा होगा आपने संजू वर्मा वाला। लेकिन राफेल को लेकर श्रीमान राहुल गांधी जी ने संसद में स्पष्ट सवाल किया था और हम सब ने सुना, चौकीदार ही चोर है। ये अलग बात है कि एब्सोल्यूट मैंडेट सरकार को प्राप्त हुआ, उनका हेडलाइन मैनेजमेंट, उनका डेटा मैनिपुलेशन, है ना, उनको गोदी मीडिया का सपोर्ट, उनका दमनकारी एटीट्यूड पावर में आए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन कैसे रातों रात एक प्रधानमंत्री जी की यात्रा से 580 करोड़ रुपए का विमान 1600 करोड़ रुपए का हो जाता है, एचएएल से छीनकर वो अंबानी को चला जाता है, वो कंपनी जो ऑलरेडी दिवालिया है, और वो 108 विमान जो भारत में बनने थे वो भी सब फ्रांस में ही बनेंगे। तो ये जादू तो नहीं है, ये हमें और आपको पता है कि प्रधानमंत्री जी के खून में व्यापार है, बट वो सारा व्यापार अंबानीज और अडानीज की ओर ही जाता है। आम आदमी के हाथ में कटोरा है, जब चाहे तो धूप बत्ती दिया बत्ती अगरबत्ती करें और जब चाहे तो उसके हाथ में 5 किलो चावल 1 किलो चना दे दें। तो ये और सबसे देखिए कितनी हैरत और दुख की बात है कि उसके बाद भी सरकार का कोई मंत्री जो चीख चीख कर शोर मचाते हैं, गंदी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, विपक्ष के सभी सत्ता पक्ष के सभी नेता, अगर अब तक राहुल जी ने कुछ बोला होता तो टूट पड़े होते, पूरी मशीनरी अब तक एग्री हो गई होती। लेकिन मुझे लगता है कि अब फ्रेंच फ्राइज का बायकॉट करेंगे, क्योंकि फ्रेंच में तो वाले जजेस भी नहीं है जिनको राज्यसभा भेजा जा सके। तो टाइम विल टेल एवरीथिंग, मगर ईच एंड एवरीबॉडी इज एब्सोल्युटली साइलेंट, नो हश 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 हश, नो वॉइस इज देयर। मतलब एकदम खामोशी से कि जिसका पैसा लूटा है वहां कोई आवाज नहीं है और जिसको प्रॉफिट हुआ है वो जांच कर रहे हैं। तो बेशरम सरकार है, उसकी मक्कारी खुलने के बाद भी जो इतने निर्लज्ज लोग हैं, क्या टिप्पणी करी जाए। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल की ओर हम जा रहे हैं, जो कि देश की संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़ा करता है। ऐसा हमने तो आज तक ना ही सुना, ना ही पढ़ा, ना ही कभी देखा। हालांकि आप ज़्यादा जानते होंगे, आज तक किसी भी चुनावी राज्य में कभी पीएमओ ने दखल दिया, कभी पीएमओ को किसी भी सरकार के कार्यकाल में ऐसा ठप्पा लगा कि ये सत्ताधारी पार्टी के लिए काम कर रही है। जबकि पिछले दिनों कई सारे जो अखबार हैं, छोटे अखबार या फिर दैनिक भास्कर जैसे अखबार जिसके अंदर एक बॉडी में रीड है, कहते हैं ना कि रीड, तो दैनिक भास्कर अखबार अपने तफ्तीश में लिखा कि पीएमओ से उत्तर प्रदेश बीजेपी के असंतुष्टों को कॉल आया। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी की ओर से कॉल गया, उन्हें मनाने की तमाम कोशिशें की गई। एक पार्टी के लिए पीएमओ का काम करना, ये एक संवैधानिक व्यवस्था, और वो भी प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा इस तरह की चीजों में इन्वॉल्वमेंट आपको कहाँ तक सही लगता है? एक्चुअली वो देश के प्रधानमंत्री अपने को स्वीकार कहाँ करते हैं, वो मूल रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक हैं और अभी तक वो उस छवि से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाए हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को अभी भी जो उनकी संघ की प्रचार की भावना है, उसके जो एजेंडा को स्टैब्लिश करने की जो उनकी प्रायोरिटी है, उसके तहत वो भूल ही जाते हैं कि वो किस संवैधानिक पद पर हैं और उनकी क्या गरिमा है। तो उसी श्रृंखला में ये है, चाहे वो मुकुल रॉय की वाइफ के हालचाल के लिए फोन करें, चाहे जफर इस्लाम का राज्यसभा, so many things are there. I don't think it's something very special. We can expect anything from this government. I mean, they don't have that basic ethic as per the constitution. They don't have. आपको इतिहास में लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि आज का जो वर्तमान का दौर है यह किसी आपातकाल से तो कम है नहीं। इसलिए हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी के आपातकाल और वर्तमान के भारतीय परिदृश्य में आप क्या अंतर पाती हैं? अंतर ये है कि वो घोषित आपातकाल था, ये उससे कहीं ज्यादा विभत्स अघोषित आपातकाल है। तो एक पुलिस वाला एक आतंकवादी को मारे, उसे गैलेंट्री अवार्ड मिलेगा क्योंकि वो सिस्टम के अधीन है, बट एक आतंकवादी पुलिस वालों को मारे तो वो परमवीर चक्र डिजर्व नहीं करता है। जो सरकार कर रही है ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। विचार भेद और विरोधाभास के दमन के लिए चाहे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो, चाहे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, चाहे ढेर सारे अन्य लोग हों, ये रवैया और ये तरीका गलत है। उसके बाद देश की संपत्ति को लूटने की प्रक्रिया, सरकार ने कुछ भी नहीं बनाया और जो कुछ भी था उसे सब कुछ बेच दिया। कहते ना, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। तो अब ये सपूत है कि कपूत है कि मतलब आप देखिए, चाहे वो स्पेस हो, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे न्यूक्लियर का क्लासिफाइड डेटा हो, चाहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हो, चाहे रफेल हो,
हर हर सेगमेंट को डोमिनेट करके उसको स्पॉइल कर दिया है। तो क्या ये मतलब जो भी, फिर मैं देश की सीमाओं की तरफ बढ़ जाऊंगी इसलिए टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो जो सरकार की अप्रोच है वो अप्रोच ही कमर्शियल है, और उसको एक फर्जी राष्ट्रवाद की आइसिंग से एक मतलब उसको ये ऐसे गार्निश कर दिया गया है कि शायद जो कॉमन आदमी है उसको लगता है कि राष्ट्रवाद का ये एक फर्जी फॉर्मूला है। तो जबकि एक्चुअली वो बिल्कुल एक प्योर कमर्शियल अप्रोच है, देश के संसाधनों की एक स्ट्रैटेजिक लूट है, देश की संस्कृति को प्रभावित करने की एक मजबूत कोशिश है, देश के कल्चर को मतलब डोमिनेट करने की। और देखिए, वी आर नॉट पाकिस्तान, है ना, वहां का स्टेट रिलीजन है, वी आर नॉट श्रीलंका, है ना। अभी जैक मा है अली बाबा वाले, चाइना में गायब हो गए, सरकार का उन्होंने विरोध किया था, वो कम्युनिस्ट हैं। बट हम इंडिया हैं, हमारी ब्यूटी है ये कि हम आपके प्रति अपने विरोध को जज्ब कर सकें और उसे अपने को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें, इसका हमारे संबंधों पर असर नहीं आएगा। तो ये इस सरकार की अप्रोच नहीं है। अभी में भीमा कोरेगांव हिंसा का ही उदाहरण ले, जो भी वो रैली थी, ये बात तो तमाम अखबारों द्वारा उठाई गई कि संघ के द्वारा एक सुनियोजित साजिश के तहत यूएपीए का दुरुपयोग किया गया उन 16 लोगों पे। हिनी बाबू हैं, सुधा जी हैं, नवलखा जी, इनको स्ट्रॉ नहीं मिला था स्टेन स्वामी को, और नवलखा जी को चश्मा नहीं दिया गया, उनको दिखता नहीं था, जो चश्मे का पार्सल आया उनके लिए उसको रिजेक्ट कर दिया, जेल अथॉरिटीज ने एक्सपेक्ट नहीं किया। तो ये इनह्यूमन अप्रोच है ना, ये हमारी कंट्री को सूट नहीं करती है। ये जो हिटलर की पॉलिसी चल रही है, जो मुसोलिनी और मुअम्मर गद्दाफी और सद्दाम हुसैन और माओ की जो अप्रोच है ना, जो उत्तर कोरिया बनाने की भारत को कोशिश है, ये उस श्रृंखला की ओर देश को इशारा करता है। आपने कहा कि हम पाकिस्तान नहीं है, श्रीलंका नहीं है, लेकिन दुनिया तो यही कह रही है कि आप हैं और उसी के जैसे हैं। अभी 1 घंटे पहले की बात है, प्रेस की आज़ादी के खिलाफ ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में मोदी जी का नाम आया। ये बातें सुनकर मोदी सरकार, मोदी जी और तमाम संघियों के सीने जो हैं वो 56 इंच के ज़रूर हो जाएंगे। इसमें इमरान खान पाकिस्तान, किम जोंग उन उत्तर कोरिया, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब और नरेंद्र मोदी जी के फोटो एक साथ चस्पा किए गए। आपको गर्व हो रहा है? लगता है कि अगर उनकी तुलना किम जोंग से हो रही है तो मुझे तो ये शर्म की बात लग रही है। ये वो देश है, तानाशाह तो है, मगर 3300 रुपए में 1 किलो केला मिलता है। कितना बड़ा खाद्य संकट है उत्तर कोरिया के पास, हमको आपको ज्ञात है। क्या दूध की कीमतें हैं पाकिस्तान में, कैसे लोग गरीबी और बदहाली की जिंदगी पाकिस्तान में जी रहे हैं, कितनी गंभीर आर्थिक परिस्थितियां हैं इन मुल्कों की। तो क्या हम इस संकेत को ये समझें कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमारे देश को उसी गंभीर आर्थिक और उसी गंभीर खाद्य संकट की ओर लेके जा रहे हैं, वैमनस्य की ओर, हिंसा की ओर, है ना, एजुकेशन और हेल्थ के अभाव की ओर। ये बहुत ल्यूक्रेटिव और एक्सपेंसिव को के चुनाव होने से, अभी करोड़ों रुपए के चुनाव हुए, आपने देखा, जो उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष और उसके पहले पंचायत चुनाव, मगर जो सैकड़ों लोगों की इस बीच में मृत्यु हुई, सरकारी वालों को कुछ मुआवजा मिला हो, प्राइवेट वालों का आप क्या कहेंगे? लोग फाका कशी करने के लिए मजबूर हैं। तो जो अवाम सफर कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अल्टीमेटली वी आर ए डेमोक्रेटिक नेशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की बेसिस पर चलना चाहिए। जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं उनको सेंसिटिव होना चाहिए। अगर वो नहीं सोचेंगे अपने देशवासियों के लिए तो कौन सोचेगा? मैम, एक भारतीय होने के बावजूद मैंने इतना गंदा सवाल किया। एक भारतीय, चूंकि मन बहुत ये विचलित होता है इन तमाम चीज़ों को देखकर, जो चीज़ें आज कहते हैं ना कि इंग्रेडिएंट पे ध्यान देना चाहिए। जैसे आपने पहले भी मेरे मुंह से सुना होगा कि अगर आप दूध, चीनी, चाय पत्ती को गर्म करेंगी तो चाय ही बनेगा, या फिर मोदी जी दूध, चीनी, चाय पत्ती को गर्म करें तो चाय ही बनेगा, मेरी माँ करे या कोई और करे, चाय ही बनना है। तो जिन चीज़ों को करके पाकिस्तान आज आतंकिस्तान बना, भिखारी, एक तरह से भिखारी कह सकते हैं, हर चीज़ों के लिए दुनिया के ऊपर मोहताज है वो, और युद्ध की बातें करता है। और ये तो हम सब जानते हैं कि जो लोग हल्के होते हैं, जिनके पास दम नहीं होता जिसके अंदर, वो अक्सर युद्ध की बात करते हैं, लोगों को मारने काटने की बात करते हैं। और आज हमारे देश में क्या हो रहा है? मोदी जी खुद जिस संगठन से आए हैं उसके करता धरता मोहन भागवत जी को देख लीजिए। मोहन भागवत जी आज कह रहे हैं कि जो लिंचिंग करता है, जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत रखता है, वो हिंदू नहीं है। आज ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या उन्होंने उस वक्त, जिस वक्त दलितों की लिंचिंग की जा रही थी, मुसलमानों की लिंचिंग की जा रही थी,
उस समय उन्होंने कहा? नहीं कहा, उस वक्त भी नहीं कहा। वो तो मुसलमान थे, दलित थे, चलिए इनकी नफरत समझ में आती है। लेकिन अभी हाल के वक्त में जब सैकड़ों किसानों ने इस देश के लोगों के लिए, हमारी फसलों और नस्लों के लिए दिल्ली हमारी राजधानी में अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, तो मोहन भागवत जी अब तक उनके पक्ष में कुछ भी नहीं कहा। तो यही हमारी वेदना है, दुख है। और जाते जाते आपसे सवाल, यूपी में किसकी जीत होगी? यूपी में प्रियंका या फिर अखिलेश? प्रियंका का है, ये मतलब स्पष्ट मैं कहूंगी, क्योंकि उसका कारण है गांधी परिवार में। देखिए क्यों ये बीजेपी इतनी कुंठाग्रस्त क्यों है, क्यों एक ट्वीट पर इतना उछल कूद मचाते हैं? कभी आपने गांधी परिवार द्वारा किसी भी उनके व्यक्ति को कुछ कहते हुए सुना? कोई उनको बुरा प्रत्युत्तर देते हुए भी अगर आपने सुना हो? नहीं, क्योंकि उनका इतिहास शहादत का है, देश को बनाने का है। और बीजेपी का इतिहास मुखबिरी का है, काले पानी का है, अंग्रेजों के माफीनामे का है, अंग्रेजों की सेनाओं की भर्ती के लिए टेंट लगाने का है। उसके बाद भी जिन्होंने जिन्ना के साथ सरकार बनाई, वो उनका बलिदान दिवस मना रहे हैं, वो गोलवलकर को भारत रत्न देंगे, वो नाथुराम गोडसे की पाठशाला बना रहे हैं। तो उनके पास कोई नरेटिव नहीं है। कांग्रेस के पास भारतीयता का नरेटिव है। 70 वर्ष कांग्रेस ने देश के निर्माण की प्रक्रिया में अपने को मजबूती से किनारे, सेवा की भावना में रखते हुए देश को खड़ा किया। अच्छा, बीजेपी के पास कोई नरेटिव नहीं है, इसलिए वो हिंदू, मुसलमान, दलित, अल्पसंख्यक के नरेटिव को गढ़ते हैं। क्यों भाई? उन्हीं के कार्यकाल में हिंदू खतरे में। तो ये एक परसेप्शन है। और उत्तर प्रदेश में श्रीमती प्रियंका गांधी जी इतना, जब से वो मतलब उत्तर प्रदेश की महासचिव और महाप्रभारी बनी है, प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव, तब से बराबर टनों अनाज, हजारों साबुन की बट्टियां, हजारों लीटर सैनिटाइजर, हजारों राशन किट्स, लगातार की रसोई, यूपी कोविड की हेल्प डेस्क, ऑक्सीजन, कंसंट्रेटर्स। जब मजदूर सड़कों पे निकले तो 1000 बसेस, भले ही सरकार ने उसके कागज चेक करे हों, जब विधायक खरीदने होते हैं तब कागज नहीं चेक करते। आज जहां जहां सरकारें हैं, चाहे वो असम के मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, तब उनको प्रिय है, वो खान मार्केट गैंग के लोग भी प्रिय हैं, फिर वो किसी भी होटल में टिका के कहीं तक भी जाने के लिए तैयार है। क्योंकि कांग्रेस के पास पॉलिसी है, कांग्रेस के पास आइडियोलॉजी है, कांग्रेस के पास मौलिकता है, कांग्रेस के पास क्षमता है, कांग्रेस के पास इतनी बुद्धिमत्ता है कि वो देश के क्रियान्वयन में सहयोग कर सकती है। इसलिए कांग्रेस सेवा की भावना से, निष्पक्ष रूप से, जो कि उसका तरीका है, बिना प्रोपेगेंडा, बिना कंट्रोवर्सी। हम लोग चुनाव को फाइनेंस करके नहीं लड़ते हैं, जनता के बीच लड़ते हैं। मगर बीजेपी के पास हजारों करोड़ का बजट होता है, वो छोटे चुनाव में भी इतना पैसा फ्लोट करते हैं कि वो उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न होता है। तो प्रियंका जी ने इतना बेहतरीन काम किया है इस दौरान, लगातार वो लोगों के दुख दर्द में खड़ी हुई। वो सोनभद्र के उम्भा में खड़ी थी, वो आदिवासियों के साथ खड़ी थी, वो दलितों के साथ खड़ी थी, वो एसआर दारापुरी साहब के घर गई हैं तो उनके कॉलर को हाथ लगा दिया। वो हाथरस में गैंग रेप पीड़िता से मिलना चाहती थी, पूरा नोएडा एक्सप्रेसवे पुलिस से भर दिया सरकार ने, मैन हैंडलिंग किया उनके साथ। उस हाथरस पीड़िता को 1 रुपए का भी मुआवजा नहीं मिला। आप समझ सकते हैं कि ये सरकार कितनी निष्ठुर है। तो और दावा करते हैं ये लोगों के विकास का, हित का। मोहन भागवत जी को इस पर भी तो कुछ बोलना चाहिए। तो निश्चय ही प्रियंका गांधी, देश उनके स्वर में स्वर मिलाएगा और भारतीय जनता पार्टी और संघ की कटुता से अगर सामना करने का किसी में साहस है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही है। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में मजबूती से कांग्रेस लड़ेगी और इस दुर्भावना का, इस जो भी ये कटुता है, इसका सामना करेगी कांग्रेस, जैसे कर रही है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए और आशा करता हूं कि आपको भी अच्छा लगा होगा। और हम अपने तमाम दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आने वाले दिनों के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए आपको शुभकामनाएं। जी थैंक यू सो मच। दोस्तों, इस टॉपिक पे इतना ही। अगर हमारी ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल न्यूज़ भारती पर आए हैं, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।